बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शौहर के मरने के बाद से जब मैं रात को सोती थी तो ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई सो रहा है। अब हर रोज़ मेरे शौहर मेरे ख्वाब में आते और कहते, बस रोना नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन मैं हर सुबह हैरान होती जब बिस्तर की दूसरी तरफ किसी लेटे हुए इंसान के निशानात होते। एक रात किसी और को लेटने पर मजबूर किया और फिर आधी रात को। मेरा नाम सादिया है। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका यकीन करना ज़रूरी था। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, शादी की उम्र हो चुकी थी। माँ बाप ने रिश्ता देखना शुरू किया। एक दिन मैं अपनी दोस्त आयशा के घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे ढूंढती फिर रही थी कि जैसे मैं कहीं खो गई। मैं जवान थी, लेकिन मेरी माँ मेरी परवाह छोटे बच्चों की तरह करती थी। वो दोस्त के घर आई और कहने लगी, जल्दी आओ, रिश्ता देखने वाले आए हैं। कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बंद है। मैंने कहा, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया। फिर मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी सहेली भी मेरे साथ चलने लगी। घर जाते ही जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और चाय की ट्रे हाथ में लेके लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन नहीं। मुझे देखने के लिए लड़के की बहनें आई हुई थीं। वो 3 थीं और अपने छोटे भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रही थी। वो कहने लगी, हमारे भाई का घर भी अलग है। ये रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। लड़के की बहनों की ख्वाहिश थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वो अपने ससुराल में रहती थी। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो भाई को वक्त दे सकें। एक बहन शहर से बाहर रहती थी, अभी भाई के लिए रिश्ता देखने आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अकेला घर है, लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अमीर है। मेरे घर से उनका घर भी काफ़ी करीब था। इसके माँ बाप भी नहीं। चूँकि उस घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। इस वजह से उस लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दी गई थी। उसका नाम मोहित था। सुना था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है। कुछ ही दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और मैं शादी के बाद अपने ही पड़ोस में चली गई। जब मेरा दिल करता अपने मायके चली आती। मेरे शौहर ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की। मेरी नंदें अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने घरों को लौट गईं। वो ज़्यादा मायके आती भी नहीं थी, ससुराल में खुश थी। हर किसी को अपने घर और शौहर के बारे में बहुत खुशी खुशी थी। मैं सबको अपने घर के बारे में खुशी खुशी बताती। मेरी माँ कहती, ऐसा नहीं करते, नज़र लग जाती है। क्योंकि ऐसा ऐशो आराम और इतना अच्छा शौहर हर किसी की किस्मत में नहीं होता। ना देवर, ना जेठ, ना सास, ना नंदें। लेकिन मेरे मुंह से तो बात निकल ही जाती थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊँगा। मैंने सोचा कि मोहित मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनके लिए आज शाम मुझे अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जबकि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाते थे। एक बीवी अपने शौहर के लिए आखिर कोर कर भी कह सकती है, या तो अच्छे से तैयार हो जाए या फिर उसकी पसंद का खाना बनाए और उसकी हर बात मान ले। मैं ये सब कुछ करती थी। मैंने अपने शौहर की पसंद का खाना बनाया।
वो घर आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा। कहने लगे रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और हम लोग खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाते वक्त अचानक न जाने मोहित को क्या हुआ कि वो एक तरफ को गिर गए। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत परेशान हुई, मोहित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में ना आए। मुझे समझ ना आया क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा मेरे घर कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और अपने शोहर को अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि मोहित बिल्कुल ठीक थे, हम लोग खाना खा रहे थे, पता नहीं इनको अचानक क्या हो गया और ये बेहोश हो गए। ये कोई नया डॉक्टर था जो मेरी तरफ हैरान होकर देख रहा था। उन्होंने बताया कि वो मेरे शोहर को जानते हैं। वो कहने लगा ये तो मेरे भाई के दोस्त हैं। मैंने कहा न जाने मेरे शोहर को क्या हो गया है, प्लीज़ आप इनको चेक करें। वो मोहित को अंदर ले गए। मैं बाहर बहुत परेशान थी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, समझ नहीं आता था क्या करूं। जब डॉक्टर बाहर आया मैं अचानक ही खड़ी हो गई और पूछा मेरे शोहर को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपके शोहर को हार्ट अटैक हुआ है, उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा आप अपने शोहर से मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसे किसी मरीज़ से मिलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन आपके शोहर मेरे भाई के दोस्त हैं, इसलिए आप उनसे मिल सकती हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उसका नाम डॉक्टर जवाद था। वो शायद अस्पताल में नए डॉक्टर थे, बहुत ही जवान थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अंदर चली गई, लेकिन अंदर गई तो पता चला मेरे शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बुरी तरह रोने लगी, मेरी हालत बहुत अजीब हो गई। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद मेरे माँ बाप भी मेरे घर पर ही थे। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे शोहर मेरे सपने में आए, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो जैसे तुम पहले रहती थी। तुम्हें अपने मायके में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम वहीं हमारे घर रहो जहाँ में तुम रहा करते थे और हंसी खुशी रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मोहित मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर सब कुछ कैसे ठीक होगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी। अभी तो हमारी शादी को 2 महीने ही तो हुए थे, तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। मोहित ने कहा किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया। मैं तो तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन ये याद रखना जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे सपने में अपने शोहर का हाथ पकड़ लिया और कहा मोहित प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ के जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं अपने ख्वाब को याद करके रोने लगी। काश ये सपना सच होता और मोहित मेरे सामने होते। मेरे शोहर को फौत हुए 10 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरी दोस्त आयशा भी मुझसे मिलने आ चुकी थी। वो मुझे तसल्लियाँ दिया करती थी, चुप कराती थी कि इतना नहीं रोते, अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। मैं आयशा के गले लग के खूब रोती। मैंने अपने ख्वाब के बारे में सिर्फ आयशा को ही बता रखा था। उसने जब से सुना उसे ख्वाब पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो ख्वाबों को नहीं मानती थी। उसने मुझसे कहा कुछ नहीं, लेकिन वो यही समझती थी ये एक ख्वाब है जो मेरे परेशान दिमाग ने बनाया है। लेकिन अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने शोहर से ख्वाब में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना, अपने शोहर के घर रहूँगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा अकेली कैसे रहोगी,
मैंने कहा मेरा घर करीब ही तो है, एक गली का भी फासला नहीं। अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, लेकिन मुझे वहीं रहना है। माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि अगर इसे वहाँ जाने से खुशी मिलती है तो जाने दो, कुछ दिनों तक नॉर्मल हो जाएगी तो आ जाएगी। उनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह ऐसे कर रही हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊँगी। मेरे माँ बाप मेरी हर बात मानते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे भी ये घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई, जहाँ मेरा कमरा था। मैं और मेरे शौहर रहते थे। मैंने अपने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया जैसे रात को सोने से पहले किया करती थी, और अपनी जगह सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ मोहित के साथ गुजरी हुई यादें घूम रही थी और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अचानक ही कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे मेरे शौहर की जगह पर आकर कोई लेट गया हो। मेरी सांस तेज़ हो गई। मेरे दिल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देखती। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान ये चाहता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन ये एहसास ज़िंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं बहुत डरने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई बेड पर लेटा है और इसके वजन से बेड भी नीचे झुक गया। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं थी और यकीन हो गया था कि मेरे शौहर ने जो मुझे ख्वाब में आकर कहा था वो सच था। वो सचमुच मेरे साथ थे, इस वक्त मेरे पीछे लेटे हुए थे। मोहित इस दुनिया में तो नहीं थे, लेकिन मुझे पता है ये मोहित ही हो सकते हैं। मुझे उनकी सांसों की आवाज़ और उनकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि वो मेरे साथ हैं, और मैं सो गई। जब मैं उठी तो मैं हैरान रह गई। जिस जगह पर मोहित लेटे थे उस जगह का बिस्तर भी ख़राब हो चुका था। इसका मतलब कि वो रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में। अगले दिन मैं अपनी माँ के घर चली गई। अम्मी ने मुझे रात को पास रोक लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश थी। उन्होंने कहा आज रात जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन आज रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपने मायके में आकर मुझे कुछ ख्वाब भी नहीं आया। मुझे तो अपने शौहर के साथ रहना था, उनसे बात करनी थी, उन्हें महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने शौहर के घर में ही रहूँगी। अगले दिन मैं ज़िद करके फिर से वहाँ चली गई, और रात होते ही मुझे फिर यही महसूस हुआ। इस बार अचानक मुझे ऐसी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो चुका है। मोहित अभी भी ज़िंदा हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, और मुझे अपने जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं थे, पर मेरे साथ ज़रूर थे। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रही थी। हर रोज़ रात को करवट बदल कर सो जाती थी तो मुझे महसूस होता था पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदल कर ज़रूर देखूंगी कि वहाँ मेरे शौहर है या नहीं। लेकिन जब मैंने करवट बदली तो वहाँ कोई नहीं था, और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनको देखूं। मैं सिर्फ मोहित को महसूस कर सकती थी, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मेरी दोस्त आयशा जब मुझसे मिलने मेरे घर आई तो उसने मुझसे कहा तुम पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हो, अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं अल्लाह सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारी शादी को 2 माह ही हुए थे। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी जाए तो वो लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैंने आयशा से कहा मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। वो कहने लगी अकेला इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, औरत तो कभी नहीं। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं, बस मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे रात को वो ख्वाब भी आने लगे थे। शायद मुझे वही पल याद आ जाते थे जो मैंने अपने शौहर के साथ गुजारे थे। पता नहीं मुझे इतनी पुरसुकून नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश तक नहीं रहता था।
कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि मेरे साथ मेरे बिस्तर पर मेरे शौहर सो रहे हैं। इसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ जाती। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे शौहर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे यही बात की थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन मैं अपनी अम्मा के घर जाती थी उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब तो मेरी माँ को भी मेरी फ़िक्र होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने शौहर के बारे में सोचकर खुद से ही बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा तो मैं अकेला नहीं रहना चाहिए। रात को तुम्हारे अब्बू भी गुस्सा कर रहे थे। अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दें। पहले मैंने आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया मेरे साथ। अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी जैसे ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। माँ भी परेशान हो गई थी। उन्होंने आयशा से कहा तुम इसे समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। वो एक दिन मुझे अपने घर ले गई। उस घर में फंक्शन था, वहाँ बहुत सारे मेहमान थे। तभी मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे शौहर का इलाज किया। मैंने आयशा से पूछा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आयशा ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था। मैंने कहा तुमने कभी इस बारे में मुझे बताया नहीं। उसने बताया कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये दूसरे शहर में रहता है, इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में लग गई है, इसलिए ये इधर ही शिफ्ट हो गया है, हमारे घर भी आता जाता है। मैंने कहा ये वही डॉक्टर है। आयशा ने मुझे बताया कि इसको पता है कि वो मुझे जानता है, वो तुम्हारे शौहर को भी जानता है क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे शौहर की दोस्ती थी। आयशा ने कहा शायद मेरी शादी भी इस लड़के से हो जाए क्योंकि मेरी फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आया। हमारे रिश्ते की बात चल रही है, हम एक दूसरे से कभी कभी बात भी कर लेते हैं। मैंने कहा मुबारक हो, जल्दी तुम्हारी शादी इस लड़के से हो जाएगी। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है। ये देखने में भी काफ़ी हैंडसम था और आदत का भी अच्छा था। उसने कहा हाँ देखो क्या होता है। मैं हर वक्त अपने शौहर के बारे में सोचती रहती थी, जो वक्त मैंने अपने शौहर के साथ गुजारा था और फिर जो मेरे शौहर के साथ हुआ। जिस तरह से मोहित अचानक इस दुनिया से चले गए। हम लोग बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। मोहित कहते थे मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा और वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने बताया था कि ये किसी को भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है, जब उन्हें पता चलता है तब तक मामला ख़राब हो चुका होता है। हमारे रिश्ते को नज़र लग गई। मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में किसी को नहीं बताते, नज़र लग जाती है। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। मैं अपने शौहर का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी, बस यही सोचती रहती काश मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा। आयशा के घर पर एक औरत आई हुई थी जो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मेरे शौहर के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। मैंने उनसे पूछा जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो दुनिया में वापस आ सकता है। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो अल्लाह के पास चली जाती है। मैंने कहा ऐसा भी तो होता है कि मरे हुए लोग वापस आ जाएं। उस औरत ने बताया वो मरे हुए लोग नहीं होते बल्कि उनकी रूह होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल खेल रही होती है और आपसे झूठ बोलती है, आपको इस्तेमाल करती है। मैं उनकी बात सुनकर बहुत डर गई। इसका मतलब ये था कि वो मेरे शौहर की रूह है जो भटक रही है। मुझे बहुत डर लगने लगा था। समझ में नहीं आता था क्या करूं। मैं बार बार उस औरत की तरफ देखे जा रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने उनके पास जाकर उनको अपने शौहर की ख्वाब में आने वाली बात बता दी। उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें वहम हो रहा है। तुम ऐसा करो उस घर में अकेले रहना छोड़ दो। जब तक तुम अकेली रहोगी तुम्हें वहम होता रहेगा। मैंने उनसे कहा जब मैं अपने मायके में होती हूँ तब ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने शौहर के घर में अकेली मत रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार ना करो।
मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि मैंने जो सपना देखा था उसका क्या था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने सारी बात अपनी दोस्त को बता दी। उससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ उस घर में रहो। उसे भी बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने उसे मना लिया। उसने कहा ठीक है, लेकिन हम पूरी रात नहीं सोएंगे। अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं कौन सा बड़ी बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ मेरे घर आ गई। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करवट लेट बदलती हूँ। मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं साइड पे छुप के खड़ी हो गई। फिर देखते हैं क्या होगा। वो बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बार बार इनकार कर रही थी। मैंने उससे कहा देखो तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। आयशा बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी, बस वो सिर्फ डर की वजह से मना कर रही थी। मैंने उससे मना ही लिया, वो मान गई। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, इस काम के हो जाने के बाद तुम इस घर में बिल्कुल अकेली नहीं रहोगी। तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा और साथ में तुम दूसरी शादी भी कर लोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन अभी तो तुम मेरी मदद करो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी ठीक कर दी थी, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। बस इतनी ही थी कि ठीक से कुछ नज़र आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेटती थी। उसका चेहरा मेरी तरफ था। मैंने इशारे से कहा देखो मैं यहाँ ही खड़ी हूँ, तुम्हारे पास डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता था मेरे शोहर की रूह दिखाई ना दे। लेकिन जिस तरह वो बिस्तर ख़राब होता था, बेड पर मुझे वज़न महसूस होता था। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। रात के 2 बज गए। फिर मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस घर में खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई आदमी था। उसका कद मेरे शोहर से थोड़ा ज़्यादा लंबा था। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे 3 आदमी और अंदर दाखिल हुए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ खड़ा हो गया और जो 2 आदमी पहले दाखिल हुए थे उसमें से एक ने रुमाल पर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त की नाक के करीब जाने लगा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इतने में मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए। मैंने लाइट ऑन कर दी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था वो उसका मंगेतर था। वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे शोहर ने दम तोड़ा था। उसके साथ 3 लोग और भी थे। मैंने साइड पे पड़ा डंडा उठा लिया और कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम लोगों की जान ले लूँगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छुप गई। डॉक्टर से कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये कौन लोग हैं। डॉक्टर ने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और कहने लगा मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सब सच बताता हूँ। डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने अब्बू को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से कि उसको पता ना चले। थोड़ी देर बाद अब्बू भी वहाँ आ गए क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। मेरी अम्मा भी आ गई। उन्होंने उस डॉक्टर को पकड़ लिया और उसे एक तरफ बिठा दिया। इसके बाद उसने सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। पहले तो वो कुछ नहीं बताता था, लेकिन शायद मेरे अब्बू ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुपचाप मार खा रहा था क्योंकि उसकी गलती थी। आयशा काफ़ी परेशान थी क्योंकि ये उसका होने वाला शोहर था। उसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को वो लेके आया था, पता नहीं वो लोग कौन थे। उसको इसने भगा दिया, खुद हमारे हाथ लग गया। उसने बताया कि उसे पता था मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता हूँ। इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ जाया करते थे और ये समझती थी कि इसके शोहर की रूह आई है, बल्कि वो इसके शोहर की रूह नहीं, मैं ही होता था। एक दफ़ा इसने पीछे देखा भी था तो मैं बेड के पीछे छुप गया था। मेरे अब्बू ने डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसने ये सब कुछ कैसे पता चला लिया कि मैं अपने शोहर की रूह के बारे में इस तरह सोचती हूँ।
इसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि यह सब तो मुझे सपने में आया था। जब मैंने इससे यह सवाल किया तो उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा ने अपना सर झुका लिया। उसने बताया कि हम एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। मैंने इसको ये बात ऐसे ही बता दी थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं खड़े खड़े बेहोश हो गई। मेरे अब्बू ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। आयशा ने इसके साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी के एक बड़े से दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई। ये मेरी गलती थी कि मैंने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। आयशा ने अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी और उस लड़के की पूरी शहर में खूब बेइज्जती हुई। उसकी नौकरी भी चली गई। बाद में उसकी ज़मानत तो हो गई, लेकिन अब उसे कोई जॉब नहीं मिलती थी। मैं हैरान हूँ कि वो एक डॉक्टर था और डॉक्टर होकर उसने इतनी घटिया हरकत की। जिस दिन उसने मुझे पहली बार देखा था उसी दिन ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दीवाना हो गया हो। लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, घर से बाहर निकलूँगी तो मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल की तरफ नहीं जाएगा। ये ज़माना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। यहाँ तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई। मेरे लिए मेरी माँ बहुत दुआएं करती है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अब मैं अपने आप को मसरूफ़ करना चाहती हूँ। फ़िलहाल घर में ही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।